ये सब करने के बाद इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, या मुसलमानों के अलावा दूसरे कॉमन मैन हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हुई, वो उनकी बिलो पॉवर्टी लाइन का कुछ ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ कि कुछ उनकी जॉब क्रिएट हो रही है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, उत्तराखंड में जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है तब से एक हंगामा सा बरपा हुआ है और गुजरात में भी यूसीसी लागू करने के लिए एक समिति की रचना की गई है 5 मेंबरान की, जिसकी अगुवाई की है पूर्व जस्टिस रंजनाबेन देसाई ने। इस कमेटी ने 5 मेंबरों को बुलाकर उनसे इस पर बातचीत भी की थी और उस पर कुछ मुखालिफत होने की वजह से और लोगों से भी अपनी अपनी राय मंगाई गई है, कई तंजीमों से भी अपनी राय मंगाई गई है। यूसीसी क्या फ़िलहाल ज़रूरी है और इसे लागू करना क्यों ज़रूरी है और सरकार इसे लागू करना क्यों चाहती है, इस बात पर आज हम रिजवान भाई कादरी, जो सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी में कई साल प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू करने की बात हो रही है, तो क्या इससे कोई फ़ायदा है या ये क्यों चाहती है सरकार? जो परसेप्शन के देखा जाए तो एक जस्ट पॉलिटिकल मूव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नाम इटसेल्फ कहता है कि सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो आदिवासियों को क्यों बाकात रखेगी हो गए? वो एक सोचने वाली बात हैगी कि मतलब में उनका मैसेज ये हैगा कि भाई ये सिविल कोड लाने से मतलब में एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ जाएगा और सबके लिए फ़ायदा आएगा। तो क्या ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आदिवासी को फ़ायदा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक पॉलिटिकल मूव है। और दूसरी देखा जाए तो मतलब मैं सिर्फ मतलब मैं एक पॉलिटिकल मूव इसलिए मैं कहूँगा कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जैसा कि मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे मतलब मैं कितने लोगों को मतलब मैं जैसा ना कितनी बार होता है ना, जैसा 3 इडियट में एक डायलॉग हैगा कि खुद के रिजल्ट करते हैं, खुद के दोस्त के ज़्यादा मार्क्स आए तो आदमी को मतलब मैं बुरा लगा। अच्छा। ऐसी वाली बात हैगी, सेम बात हैगी कि मतलब मैं कितने लोगों को ऐसा मैसेज दिया जाता है कि भाई मुसलमानों को इससे ये इस तरह से करके रोका जाएगा, ऐसा प्रेस करा जाएगा, तो उसकी वजह से कितने लोग खुश होते हैं और वो उनकी वाटर बैंक है। तो उसकी वजह से ये वाटर बैंक को खुश करने वाली एक मूवमेंट है। एक्चुअली इसमें गवर्नमेंट की कोई नीयत नहीं है कि प्रॉपरली कुछ काम हो या कुछ डेवलपमेंट हो, ऐसी कोई नीयत दिख नहीं रही। अच्छा, रिजवान भाई, एक बात बताइए कि उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी कानून जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, उसको देखते हुए, उसके ड्राफ्ट को देखते हुए क्या कुछ ऐसा लगता है कि गुजरात में भी कुछ शरीयतन कानून के ऊपर कुछ असर होगा इसका? देखना जाए तो मैं उसको थोड़ा इलाबरेट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान में बहुपत्नीत्व, जैसे मुसलमान 4 औरतें करते हैं, तो मतलब मैं उस पे करके मतलब मैं इसमें कुछ रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। मगर सोचने वाली बात है कि मैं इतना कहूँगा कि हर एक अपने सुनने वाले को या हर एक समझने वाले को, आपके आजू बाजू में ऐसे कितने मुसलमान हैं जिसने 2 बीवी की, और ऐसे कितने मुसलमान हो जिसके 3 से 4 बीवी? एक्सेप्शनल केसेस में लाखों में कभी एक आध केस होगा जिसके 3 से 4 बीवी होगी, लाखों नहीं करोड़ों में मैं मानता हूँ शायद केस होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो मैं मतलब मैं मेरी उम्र 55 साल की है, आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी की 4 से 5 बीवी हो, ऐसा कुछ हो। तो वो वाली बात है कि आदिवासियों में ऐसा कुछ होता है। और टेक्निकली इंडिया का सर्वे देखा जाए तो 1 से 2 बीवियाँ रखने वाले ज़्यादातर मतलब मुसलमान करते हैं, नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, उसका परसेंटेज रेशियो ये वाला ज़्यादा है। यानी ये वाली बात है, खाली मैसेज ऐसा दिया जा रहा है कि ये एक स्पेशल प्रिविलेज मुसलमानों को दिया जाए, तो उसकी वजह से कुछ मतलब में गलत हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके आजू बाजू मतलब में सोचने वाले जो मुसलमान के अलावा काफ़ी लोग हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने लोग करते हैं, यानी वो सोचने में कुछ तो कुछ आंकड़े हैं। यानी अब वो ये सोचने वाली बात है कि जो 2 बीवी करने वाली बात जो है वो मतलब में एक किसी को मतलब में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की वजह पे आपको किसी को इज्जत दे रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और किसी को उसका राइट दे रहे हो, ऐसी वाली बात है। मगर फिर भी उसके बावजूद इस्लाम में इसके लिए भी बहुत क्लियर कट कानून बनाए हुए हैं और इस्लाम में उसके लिए भी गाइडलाइन दी हुई है कि आप किसी को एक को इनजस्टिस करके दूसरी को मतलब मैं ज़्यादा एक किसी को एक कम या किसी को बेहतर ऐसा बना नहीं सकते, दोनों को इक्वल लेवल पर रखना पड़ेगा, वो सब कुछ है, वो गाइडलाइन क्लियर कट है।
मगर ये गवर्नमेंट ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये करके मुसलमान को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, या उस वक्त उससे वजह से क्या कुछ बहुत बड़े पॉपुलेशन बढ़ जाता है कि क्या पता, जो भी होगा मैसेज देना चाहते हैं। और ये गलत मैसेज दे के एक मतलब में गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई में जानना हो तो गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल है, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से मतलब में ये चीज़ से हो सकता है। ये मतलब में बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ये बेबुनियाद बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ये वाली बात है। सेकंड एक बात ये बात है कि जो प्रॉपर यूसीसी लाना है, तो इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर एक HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो लॉ क्यों रखा हुआ है? जो यूसीसी लाना है तो गुजरात में आसान धारा क्यों है? यानी ये सब सोचने वाली बात है। सबके लिए सबके वाली बात है। तो मतलब में स्पेशल प्रिविलेज, वहाँ इनकम टैक्स का गवर्नमेंट का नुकसान जा रहा है। एक ऐसा लॉ क्यों लाया हुआ है जो मतलब में वाली बात है वो कुछ स्पेशल प्रिविलेज है? यानी और प्रिविलेज को के ना करो, मतलब में किसी को एक अलग है, किसी के लिए कायदे अलग है। यूनिफॉर्म तो वाली बात है ही नहीं। आदिवासी को क्यों अलग रखा गया हुआ है? जो एक लाने वाली बात हो रही थी तो वो क्यों वाली बात हो रही है? यानी ये सब सिर्फ पॉलिटिकल मूव है। पॉलिटिकल मूव के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ऐसा मैसेज देने जा रहा है कि भाई हम लोग, मैं हंसते हंसते काफ़ी बार लोगों को कहता हूँ कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ गवर्नमेंट मुसलमान की भलाई सोचती है। अच्छा, गवर्नमेंट को मतलब में लगा ट्रिपल तलाक में मुसलमान औरतों के साथ जुल्म हो रहा है तो उनने कुछ काम किया। गवर्नमेंट को लगा कि वक़फ़ के नाम पे कुछ काम हो रहा है तो उनने कुछ काम कर रहा है। वो गवर्नमेंट को लगा उसी के नाम पे मुसलमान प्रिविलेज हो गया, कुछ काम किया। यानी ये गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। टेक्निकली वो नैरेटिव उल्टा है। हर एक में गवर्नमेंट एक अच्छा अमली जामा पहनाती है और उसके मतलब में गलत काम, यानी डेफिनेटली मतलब में कुछ ना कुछ मतलब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी वजह से काफ़ी लॉयर ये बोलते हैं कि भाई बंधारण की कितनी अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये सब चली बात है कि ये सोचने वाली बात है कि, मगर उसके बावजूद ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करती है कि वो देखने वाली बात है कि, और गवर्नमेंट को मतलब में ये सब चीज़ों को रिफॉर्म्स ला के मुसलमानों को बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। तो क्या चेंज आया, मुसलमान किस तरह से एम्पावर हुआ ये सब चीज़ लॉ के लाने से? वो गवर्नमेंट के डेटा एनालिसिस वाइट पेपर जो होता है, श्वेत पत्र देकर अपने डिक्लेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि मुसलमान को ये चीज़ों से कुछ फ़ायदा हुआ है। ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। और उसके सामने दूसरी वाली मैं बात करता हूँ, ये सब करने के बाद इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, या मुसलमानों के अलावा दूसरे कॉमन मैन हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हुई, वो उनकी बिलो पॉवर्टी लाइन का कुछ ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ कि कुछ उनको जॉब क्रिएट हो रही है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल टूथ के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम संविधान के नज़रिए से देखें तो संविधान के नज़रिए से किसी भी एक स्टेट में ये इसको लागू करना, ये कहाँ तक? नहीं, लॉ के अंदर कितनी चीज़ प्रोविज़न होती है कि स्टेट के उसके खुद के लॉ क्रिएट कर सकती है, मगर कितने लॉ के अंदर वो है कि फंडामेंटल राइट्स के में वायलेशन नहीं कर सकती। यानी ये लॉ को मतलब मैं ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉ में कहीं ना कहीं लूप होल्स है जो संविधान में, उसको मतलब में काफ़ी लोग चैलेंज करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले वाली बात है कि, मगर संविधान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कितने लॉ बनाने की, वो है। मगर वो पावर के तहत कुछ गाइडलाइन भी नक्की करी हुई है कि भाई मतलब में आप पावर को मतलब में कितनी चीज़ों से आपको ओवरलोड नहीं कर सकते या आपको कहीं वायोलेशन ना करे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स का भी एक अपने लॉ बनाया हुआ है, और लॉ के तहत मतलब में फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और ये लॉ के अंदर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो ही रहा है। अच्छा, फ़िलहाल देखा जाए तो मुसलमानों में इस चीज़ को लेके एक बौखलाहट सी है कि यूसीसी आ गया तो क्या होगा, इस तरीके का एक माहौल जो है वो बना हुआ है। यानी प्रैक्टिकली एक देखूंगा मुसलमानों को मतलब में माहौल में मुसलमानों को भी कोई डरने की बात नहीं है। एग्जाम्पल समझो ना कि एक लॉ है, लॉ में कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी है इंडियन गवर्नमेंट उनको जो चाहे वो करना चाहते हैं, हम हमारे सैयद को फॉलो करते हैं और हम हमारे लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मतलब में कोई डिस्प्यूट ही नहीं क्रिएट हो रहा, तो गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप आपके मतलब में अंदर अंदर बैठ के मामलों को सॉल्व कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मतलब में उसमें कोई डरने की बात नहीं है। डेफिनेटली दूसरी नज़र से देखा जाए तो ये एक जस्ट सोशियोलॉजी की मैं बात करता हूँ वाली बात है कि उससे डरने की बात नहीं है। मगर टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुसलमान के पर्सनल मतलब में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मतलब में उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके अपने उनके जैसा कि धर्म को किस तरह से फॉलो करने का, उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है, वो चीज़ गलत है। मगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे मुसलमानों के लिए एक ही चीज़ सोचने की है कि भाई हम हमारे इस्लाम को सच्ची से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और गवर्नमेंट कोई कुछ भी करना चाहे तो मतलब में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। मुसलमानों में 4 बीवी के है राइट है, मगर कौन कितने लोग करते हैं? मतलब में ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मतलब में आप वायोलेशन में 2 बीवी करना मतलब में आपको मतलब में गुनाह हो जाएगा। तो
क्या है, एक बीवी तो करना ही है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बीवी कब कर रहे हैं तो दूसरे कोई लिमिटेशन आता है, तो वो पॉइंट ऑफ है। तो वो कुछ ना कुछ जो इस्लाम में मतलब मैं इस्लाम के दायरे में रह के, इस्लाम के अंदर एक मतलब मैं शरीयत में रह के उसको बहुत तरीके से साइंटिफिकली सोचा हुआ है, और उसको मतलब मैं सोशियोलॉजी के इन्वायरमेंट के हिसाब से और सबके हिसाब से कुछ ना कुछ एक सोसाइटी में बुराई ना पैदा हो, सोसाइटी के अंदर मतलब मैं बदियाँ कितनी चीज़ें ना हो, उसी वजह से कितना मतलब मैं प्रिविलेज है ना, कितनी गाइडलाइन दी हुई है, वो गाइडलाइन रुक जाएगी मुसलमानों के, उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ये वाली बात है कि यानी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे शरीयत में दखल है, वो है। मगर दखल करने से हमारी पर्सनल लाइफ को हम लोग जो सही सच में जो चलते होंगे तो ऐसा होगा। अब दूसरी वजह में ऐसा में मुसलमान ही देखा जाए, अब मुसलमान में ये जैसे बैंक में पैसा रखते तो इंटरेस्ट का पैसा आता है, तो जब मुसलमान क्यों नहीं सोचता कि भाई मेरी शरीयत में दखल हो रही है, इंटरेस्ट का पैसा आता है साइड पर करके बोलता हूँ, तो जो डोनेट करना हो डोनेट कर लेता है। इसी तरह से इसमें भी जो कुछ भी गवर्नमेंट लॉ लाती है तो उसमें लॉ में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम हमारे गाइडलाइन में हमारी शरीयत को हमारे फॉलो करके जीना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं मानता हूँ वहाँ तक मतलब मैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ टेक्निकली बहुत डिटेल में देखा जाए तो खाली ये वाली बात रहती है कि भाई हमारे को मज़हब में हमारी से जीने का जो हक है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से तलाक की बात आती है या कुल्ला की बात आती है, तो इस तरह के मामले में जो पहले आसानी से सॉल्व हुआ करते थे, किसी भी मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता था और वो जो है वो कुल्ला के ज़रिए या तो दारुल क़ज़ा के ज़रिए जो कुछ हल हो जाते थे मसले मसाइल, क्या इस चीज़ में भी वो चीज़ बाकी रहेगी? तो देखो मैं उसको दूसरी तरह से बंद, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह के लिए हम लोग बोलते हैं। तलाक में भी मियाँ बीवी राजी है, मियाँ बीवी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या है कि मतलब दोनों अलग रहेंगे, बाकी उसके बाद जो लॉ होंगे लॉ का काम करेगी। मगर दोनों में से एक शरीयत को मानना नहीं चाहता तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट को लॉ के साथ उसमें मुझको तकलीफ आएगी। मगर जो दोनों सच में अल्लाह ताला से डरते होंगे और अल्लाह ताला को मानते होंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। डाइवोर्स 1 साल के बाद पेपर पे आएगा कि 2 साल के बाद आएगा, हम लोग ने तो मतलब मैं तलाक ले लिया हुआ है, तलाक लिया तो दोनों अलग हो गए, अलग रहते तो कोई गवर्नमेंट थोड़ी रोक सकती है, आपको ज़बरदस्ती साथ में रहने के लिए थोड़ी कर सकती है। यानी वो कुछ बहुत डरने वाली बात नहीं है, हम हमारी से ज़िंदगी जी सकते हैं, उसमें बहुत मतलब मैं आसमान कोई टूट पड़ने वाली बात नहीं है। मुसलमान को अपनी शरीयत को जो सच में फॉलो करना होगा तो कोई रोक नहीं सकता उसको, मतलब मैं वो दिल से उसके फॉलो करने वाली बात है, उसमें कोई गवर्नमेंट आकर उसको फोर्सफुली कुछ काम नहीं करवा सकती। यानी वो सोचने बहुत फिक्र की बात नहीं है इस तरह से देखा जाए। अच्छा, फ़िलहाल देखा जाए तो गुजरात के अलग अलग 5 हिस्सों में जो मीटिंग की गई और इसी तरीके से अलग अलग मुहिम जो चल रही है मस्जिदों में जाकर, इस तरीके से QR कोड के ज़रिए या मिस कॉल के ज़रिए UCC कोड को रिजेक्ट, इस तरीके का जो मैसेज दिया जा रहा है, इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखो मैं इतना कहूँगा, इस्लाम में कहा आएगा कि कोई गलत काम होता है तो पहले मतलब मैं आप उसको हाथ से रोको, हाथ से ना कह सकते तो बोल के रोको, बोल के ना रह सकते तो कम से कम नियत करो दिल में कि गलत काम हो रहा है, मतलब मैं आप कम से कम ये मानोगे कि काम गलत है। इसी तरह से ये गवर्नमेंट जो कर रही है हमारे मतलब में शरीयत के अंदर कायमे में दखल करने वाली बात है, तो गलत कर ही रही है। मगर ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो पिछला रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये गवर्नमेंट मतलब में इस तरह से बिहेव कर रही है, सिर्फ मतलब मैं आप ये सब चीज़ करो उसमें गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से बिहेव करती है और गवर्नमेंट को मन चाहे काम वो जो चाह करना है वही काम करती है। तो इसलिए मतलब मैं हमारा तो एक मैसेज ये है कि भाई विरोध करना है और विरोध करके गवर्नमेंट को खाली एक इंडिकेट बनाना है कि भाई हम लोग नहीं चाहते कि भाई ये चीज़ हमारे आपके पर्सनल में इंटरफेयर करो, और गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट वही करेगी। ये सब मतलब मैं गवर्नमेंट खाली एक पेपर पे खाली कहते हैं ना लोगों को एक पेपर खुश। खुश करने वाली बात गिनो या खुश करने की बात की तो एक सिस्टम को फॉलो करने वाली बात करोगे, खाली टालने वाली बात टाल के उनके जो करना है वही करेगी ये गवर्नमेंट, मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है। हमारा काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम करना देना चाहिए, हमारा विरोध डेफिनेटली बताना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट लॉ लाएगी तो हमारे फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे को उसमें, मतलब में कोई आसमान टूट पड़ने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली हमारे को बुरा लगेगा कि मतलब मैं हमारे शरीयत में दखल किया, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम शरीयत को हमारे दिल से मानते हैं तो हमारे को कोई रोक नहीं सकता। यानी डेफिनेटली देखो मैंने आगे भी थोड़ा क्लियर किया हुआ है कि बीइंग इंडियन सिटीजन और एक कॉमन मैन को मतलब मैं जनरल से बात करते हैं जो लॉ की बात करते हैं, लॉ के बात के अंदर मैंने कैसे मैं कि लॉ के अंदर जब इंडिया बना था, जब हम लोग ने विलिंगली इंडिया में रहना पसंद किया था हमारे पुरखों ने, उस वक्त पे मतलब में कुछ नक्की किया गया था कि भाई हर एक को मज़हब में अपने रिश्ते जीने का हक होगा और मज़हब को अपने रिश्ते प्रे करने का हक, यानी उसको फॉलो करने का, रिचुअल फॉलो करने का हक होगा। उस वक्त पे डेफिनेटली ऑलरेडी एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने मतलब में ये किया था कि कॉमन सिविल लॉ के बारे में सोचा जा सकता है। 19 अपने अभी 2021 में
एक कमेटी और बैठी थी, मतलब मैं 18 कमेटी बोलते हैं, एक कौन सी कमेटी है कि वो नंबर तो मेरे को पता नहीं है, वो कमेटी ने भी डेफिनेटली कहा था कि यूसीसी लाने का भी ये सही टाइम नहीं है और यूसीसी नहीं लाना चाहिए। उसके बावजूद वो कमीशन जो बैठी थी, कमीशन का भी रिपोर्ट ये गवर्नमेंट ने नहीं माना, कमीशन की भी गाइडलाइन ये गवर्नमेंट नहीं मानी, उसके बावजूद ये गवर्नमेंट काम कर रही है। और गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर एक साथ लाने की जगह पे क्या कर रही है, अलग अलग स्टेट में ये लाके थोड़ा बहुत इज्जत की चेक कर रही है उनकी, जैसे लेबोरेटरी में चेक करते हैं इस तरह से चेक कर रही है और चेक करके देखेगी क्या करना है, ये वाली बात है। डेफिनेटली मुसलमानों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सिर्फ अपने सोचने वाली बात है। मैं मेरी लाइफस्टाइल के लाइफ में सोचूंगा कि यो अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है। और एक नियत की ना सब सोचो यार मेरी तरफ से कभी मेरी शरीयत में दखल है, वो नियत से सोचे तो मेरे को फ़र्क लगता है। बाकी पर्सनल लाइफस्टाइल मैं जो लाइफस्टाइल जीता हूँ उसमें मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये नज़र से देखा जाए। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तकलीफ तो पड़ने वाली है, हो सकता है, मगर ये गवर्नमेंट का लॉ है। जैसा कि मतलब मैं इंडिया के अंदर, इंडिया में कहीं ना कहीं स्टेट में दारू पीना अलाउ है, तो क्या मुसलमान दारू पीता हो गया? ऐसी तो बात है नहीं, वो उनका काम करेंगे, हम हमारा काम करते हैं। तो इसका थोड़ी है कभी दारू पीने का अलाउ करने का लॉ बन गया तो मुसलमान दारू पीने का मुसलमान के लिए कंपलसरी हो गया, ऐसी वाली कोई बात नहीं होती है ना। हमारी शरीयत हमारे फॉलो करना है और हमारे से जीना है। कोई हमारे को हमारे लिए कैसे जीना वो हमारे को कोई फोर्सफुल नहीं कह सकता। उसमें शरीयत हम सच में फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो दोस्तों रिजवान भाई से हमने बातचीत की और रिजवान भाई से भी जाना हमने कि यूसीसी के आने के बाद मुसलमानों की लाइफ स्टाइल किस तरीके से होगी। तो दोस्तों मैं मजहर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।